हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अहमद दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी डी ब्रोगली अभिधारणा के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो प्रकाश होता है वह द्वैत प्रकृति का होता है यानी दोहरी प्रकृति का होता है। उसी प्रकाश के दोहरी प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली ने अपनी कौन सी हाइपोथेसिस, अपनी कौन सी अवधारणा दी, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन प्रीवियस के कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश दोहरी प्रकृति रखने वाला होता है यानी कि द्वैत प्रकृति का होता है। कुछ घटनाओं को, जैसे कि आपका विवर्तन हो गया, ठीक है ना, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया बच्चों, ध्रुवण हो गया, इन घटनाओं को प्रकाश को तरंग मान करके व्याख्या गया। ठीक है ना। ये जो घटनाएं हैं, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सबको प्रकाश को तरंग के रूप में मान करके इन सब घटनाओं का व्याख्या किया गया। लेकिन कुछ घटनाएं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है ना, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सब जो थे चीजें, इनको प्रकाश को कण के रूप में मान करके व्याख्या किया गया। यानी कुछ घटनाओं को तरंग के रूप में, कुछ घटनाओं को कण के रूप में मान करके प्रकाश की व्याख्या की गई। अगर प्रकाश को केवल कण माना जाता तो विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण जैसी घटनाओं को व्याख्या नहीं की जा सकती थी। अगर हम लोग प्रकाश को तरंग के रूप में मानते तो कॉम्पटन प्रभाव, क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। तो ये समस्या वैज्ञानिकों के सामने पैदा हो गई। अब वैज्ञानिकों को भी बहुत भ्रम हुआ कि प्रकाश को तरंग माना जाए कि कण माना जाए। तो लास्ट में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रकाश होता है वह द्वैत प्रकृति का होता है यानी दोहरी प्रकृति का होता है, यानी दोनों गुण रखने वाला होता है। यानी तरंग का भी गुण होता है प्रकाश में और कण का भी गुण होता है बच्चों। ये माना गया कि प्रकाश में तरंग का भी गुण पाया जाता है, कण का भी गुण पाया जाता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डी ब्रोगली, सन 1924 ईस्वी में। डी ब्रोगली साहब ने प्रकाश के द्वैत प्रकृति के बारे में लोगों को समझाया। इन्होंने कहा कि कोई भी कण है, कोई भी कण, केवल प्रकाश की बात इन्होंने नहीं की, कोई भी कण है, अगर वह कण गति कर रहा है, कोई कण है वह कण गति कर रहा है तो उससे संबंध होंगे तरंग। यानी कि अगर कण गति कर रहा है तो उसके साथ साथ तरंग भी होगा। अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसमें तरंग का गुण ऑटोमेटिक विद्यमान होगा। ऐसा डी ब्रोगली साहब ने सन 1924 ईस्वी में बताया। इन्होंने बहुत सारी चीजों को, केवल इन्होंने लाइट पे नहीं कहा, केवल प्रकाश पे नहीं कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी कण है, कोई भी कण है, वह कण अगर गतिमान है तो उससे संबद्ध होंगे तरंग, अर्थात उसमें तरंग का गुण ऑलरेडी होगा। ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजों को बताई। कहा कि जो गतिमान कण है उस कण से जो संबद्ध तरंग है उसको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली तरंग। ठीक है। इस डी ब्रोगली तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहेंगे। और इन्होंने बताया कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान होता है वह h के बटे p होता है, जहां h प्लांक कांस्टेंट और p क्या होता है? उस कण का संवेग होता है। केवल और केवल इन्होंने लाइट की बात नहीं बताई, इन्होंने बात बताई सभी कणों के लिए। कहा कि कोई भी कण है, कोई भी कण, अगर वह कण गति कर रहा है, गतिमान है, तो उसमें तरंग का गुण भी पाया जाएगा। चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी कण हो, भारी कण हो, हल्का कण हो, बहुत सारी चीजें।
ठीक है, सब कण के लिए बताया। और कहा जो तरंग है उस गतिमान कण से संबंध जो तरंग है उसको डी ब्रॉगली तरंग कहेंगे, और उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा उसको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहेंगे, जिसका मान होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये जो इक्वेशन है इसे डी ब्रॉगली समीकरण भी कहते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण भी कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने अपनी अवधारणा क्या दी, उनका क्या हाइपोथेसिस था, कोई भी कण है वह गतिमान है तो उससे संबंध होंगे तरंग दैर्ध्य, ठीक, सॉरी तरंग होंगे, और उस तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होगा वह होगा लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होगा। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव भी करते हैं। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी आएगा कैसे वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को प्रूफ करना है कि सचमुच में हाँ उतना ही आएगा। इसके पहले हम लोगों ने क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। क्वांटम सिद्धांत में इस प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत में हमें बताया गया था कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसको फोटॉन कहते हैं, और जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वह एच न्यू होती है। क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, जो प्रकाश होता है बच्चों वह छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं, और फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह एच न्यू होती है। तो इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की जो ऊर्जा होती है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से वह कितनी हो जाएगी, फोटॉन की ऊर्जा, चलिए फोटॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ये न्यू है, आवृत्ति है, गामा मत समझिएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ई बराबर क्या है, एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, आवृत्ति है। चलिए अब आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण की बात करते हैं। आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के तो बच्चे सभी लोग जानते हैं। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या है बताइए, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या है बताइए, E इज इक्वल टू होता है एम सी का स्क्वायर। सबको पता है, कहीं से कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 2, ये भी एनर्जी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। ये प्रकाश की बात हो रही है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा इतनी है। ये आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण होता है जो ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर लागू होता है। तो वहां से E बराबर एम सी स्क्वायर हमने निकाल लिया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अरे इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर। इधर अगर हमें यम का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताइए, सी स्क्वायर इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। आवृत्ति क्या होती है बताइए, आवृत्ति न्यू गुणे तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू होता है सी। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है प्रकाश की चाल के बराबर। अगर यहां से न्यू का मान हमें निकालना हो, तो ये लैम्डा गुणे में इधर आएगा, भाग में होगा। ये न्यू बराबर सी बटे लैम्डा हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, m इज इक्वल टू एच गुणे न्यू का मान कितना है, c बटे लैम्डा। अच्छा बटे में क्या है, c स्क्वायर, तो c स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये c से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। यानी m इज इक्वल टू कितना बचा, h के बटे c इंटू लैम्डा। कोई दिक्कत, ये m का मान आ गया। ठीक है ना। हमें निकालना है संवेग। हमें क्या निकालना है, संवेग। किसकी संवेग, फोटॉन की संवेग। हमें क्या निकालना है, फोटॉन का संवेग। ठीक है, फोटॉन क्या है, प्रकाश ही है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों में चलता है जिसको फोटॉन कहा जाता है। अच्छा फोटॉन का संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर m इंटू सी हो जाएगा। क्या P बराबर m इंटू सी होगा। अरे देखिए संवेग होता है P बराबर m भी, जहां भी वेग होता है। फोटॉन जो होता है वह प्रकाश की वेग से चलता है, इसलिए हमने यहां प्रकाश का वेग रख दिया है। P बराबर m इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए P बराबर m का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 से यहां पर रख देते हैं। क्या है देखिए, H बटे C इंटू लैम्डा इंटू सी से कैंसिल हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा, H के बटे लैम्डा। ठीक है ना, यहां लैम्डा है,
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा P गुणे लैम्डा इज इक्वल टू H, या फिर हम लोग कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू H के बटे P। अच्छा, अगर बात होगी संवेग किसकी, प्रोटॉन की, फोटॉन की बात करेंगे तो H बटे क्या हो जाएगा M इंटू C हो जाएगा, ठीक है ना। फोटॉन की बात करेंगे तो फोटॉन का संवेग P बराबर कितना mc है, तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा mc हो जाएगा। अगर अन्य किसी कण के लिए, ये केवल प्रकाश के लिए ही लागू तो है नहीं, इनका जो इक्वेशन है वो सभी के लिए डी ब्रॉगली का लागू है, तो अन्य किसी कण के लिए क्या हो जाएगा, अन्य किसी कण के लिए लैम्डा बराबर हो जाएगा H के बटे M, भी उस कण का संवेग रखेंगे। अरे कोई भी कण है उसमें तरंग होगा, तरंग का तरंगदैर्ध्य होगा, उसी लैम्डा का मान H बटे M भी से निकालेंगे। भी क्या है, उसका वेग है, M क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। H तो प्लांक कांस्टेंट है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। चलिए इस बात को लिख देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। जहां H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वह कितना होता है, वह होता है 6.63 मल्टीप्लीकेशन बाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये होता है प्लांक कांस्टेंट का मान। अब ये इक्वेशन तो हमें मिल गई। अब इस इक्वेशन को अगर हमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखना हो, गतिज ऊर्जा के रूप में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। मान लेते हैं कोई कण है जो v वेग से गतिमान है, उसका द्रव्यमान m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितनी होगी, हाफ mv² होगी। अब यहां से देखिए हमें v का मान निकालना है। ये दो इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। m क्या है, v² के साथ गुणे में है, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा v²। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी v बराबर क्या आ जाएगा, √2k बटे m। हमें काइनेटिक एनर्जी k के रूप में इस इक्वेशन को लिखना है। अब देखिए v का मान उठा करके इस समीकरण में रख देते हैं। अतः चलिए देख लेते हैं, v का मान यहां से उठाएंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h के बटे m इंटू v है। v का मान यहां से रखते हैं 2√k बटे m। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है सॉल्व करना। देखिए h के बटे m गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√k बटे √m। अच्छा, इस m को क्या लिख सकते हैं, इस m को लिख सकते हैं √m गुणे √m, ठीक है ना। इसी में लिख दे रहे हैं √m गुणे √m। देखिए √m का गुणा √m में होगा, m आएगा, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा का मान हो जाएगा कितना, h के बटे, ये भी अंडर उसी के साथ लिख देते हैं √2m_k। ये जो इक्वेशन है, ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। ये जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है वह काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। इसको हम लोग कोई समीकरण बोलेंगे, समीकरण नंबर, चलिए इसको समीकरण नंबर 4 बोलते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसी भी कण से जो संबद्ध तरंगदैर्ध्य होगा उसका मान h/m होगा। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे। कितना इजी है बताइए, बहुत इजी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से जो संबद्ध तरंगदैर्ध्य होगा उसका मान कितना होगा। नोट करिए, कितना इजी है बताइए, इतना इजी है कि पूछिए मत। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य का, कितनी तरंगदैर्ध्य होगी। इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो उसके पास भी अपना तरंगदैर्ध्य होगा, तो उसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा, ये चीजें हम लोग अब क्लियर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन E, ये माना हमने कहा, ठीक है ना। माना जो इलेक्ट्रॉन E है वह माना E कैपिटल V त्वरण से, कैपिटल V क्या है, विभवांतर है। चलिए एक बार देख लेते हैं। माना E इलेक्ट्रॉन V विभवांतर से त्वरित है, V विभवांतर से त्वरित है। अच्छा, V विभवांतर से जब वह त्वरित होगा, आप लोग बताइए, V विभवांतर से त्वरित होगा तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। अच्छा, W बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। यहां किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है, W किया गया कार्य अर्थात ऊर्जा है।
यहाँ पे Q क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन है यानी E हो जाएगा, अर्थात W बराबर ये E भाग में इधर आएगा गुणा में होगा यानी A इंटू B हो जाएगा। यही किया गया, जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा होता है या ऊर्जा होता है, यानी K बराबर हो जाएगा A इंटू B। अब K बराबर A इंटू B समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं, अतः समीकरण 5 से, ठीक है ना, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा बताइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच के बटे अंडर रूट 2m के का मान यहां से रखना है, इसमें के का मान रखना है तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य होगा उसका मान एच बटे अंडर रूट 2m भी होगा। बताइए कितना सरल है, बहुत 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 ईजी। एक बार चेक करते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ सब कुछ दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इतना सरल है कि पूछिए मत, बहुत ही सरल है। इधर का रफ करते हैं। अब हमें मान निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य है उसका मान कितना है, ठीक है ना। हमें इक्वेशन कितना मिला, लैम्डा इज इक्वल टू मिला है एच के बटे अंडर रूट 2m e भी, यही मिला है। चलिए हमें लैम्डा का मान निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, h का मान क्या होता है 6.63 मल्टीप्लीकेशन बाय 10 पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, ये होता है। उसके बाद हमें E का भी मान पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है कितना, 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31 kg होता है। ये सब मान उठा करके इसमें हम लोग रखेंगे। जब ये सब मान उठा करके रखेंगे, रख करके सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो जो मान आएगा वह 12.27 अंडर रूट भी विभवांतर है, जिस विभवांतर पर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जा रहा है, एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का तरंग दैर्ध्य आएगा वह 12.27 बटे अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉन आएगा बच्चों। बहुत 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 ही इजी है, और इन सब इजी चीज को आपको अच्छे से समझ के चीजों को क्लियर करना है। कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें आप कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज यहां से अगर देखना चाहें तो जो आपका लैम्डा का मान होता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से एच के बटे यम भी होता है। अगर एच तो कांस्टेंट है, एच का मान तो बदलने वाला नहीं है। यहां से अगर हम लोग देखें उपरोक्त समीकरण से देखा जाए तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, यहां से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। बताइए इस समीकरण से यस को हटाएंगे तो कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल लग जाएगा, यानी कोई कण जिसका द्रव्यमान कम है उसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। अगर कण का द्रव्यमान कम है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। कण का वेग कम है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक भी चीजें आप लोग जानते रहिए। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कितना इजी है। आई थिंक आपको बहुत आसान होगा। ये सब चीजें अपने मन से एक बार पढ़ लेंगे फिर कभी भूलने वाले नहीं है। ये सब चीजें डी ब्रॉगली साहब ने 1924 ईस्वी बताई। इसके लिए डी ब्रॉगली साहब को 1929 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनकी ये जो कॉन्सेप्ट थी बहुत ही अच्छी थी, इसके लिए नोबेल पुरस्कार सन 1929 ईस्वी में इनको मिला। अब ये चीजें इन्होंने बताई कि ऐसा होता है, इन्होंने प्रूफ करके नहीं दिया, इन्होंने प्रूफ नहीं किया। इन चीजों को आगे जाकर के डेविसन और जर्मन नामक वैज्ञानिक ने प्रूफ किया। ये जो इन्होंने बताया कि प्रत्येक कण है वह गतिशील है, उससे तरंग दैर्ध्य संबद्ध होंगे, तरंग होंगे जिसका तरंग दैर्ध्य इतना होगा, ये सब चीजें इन्होंने बताई लेकिन प्रूफ नहीं किया। प्रूफ किसने किया, डेविसन और जर्मन ने। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन्होंने कैसे डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेविसन और जर्मन के प्रयोग के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।